नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक देश की अर्थव्यवस्था की असली हालत किसी बड़े भाषण से नहीं बल्कि पेट्रोल पंप की लाइन से समझ आती है। जब लोग सुबह 4 बजे से डीजल के लिए खड़े हों, जब नौकरी मिलने के बाद ऑफर वापस ले जाएं, जब कंपनियां साबुन छोटा करके बेचने लगे और जब सरकार जनता से कम खर्च करने की अपील करने लगे, तब सवाल सिर्फ महंगाई पर नहीं रहता। सवाल बन जाता है, क्या अर्थव्यवस्था धीरे धीरे दबाव में टूट रही है। आज का यह मुद्दा सिर्फ पेट्रोल पंप के दाम बढ़ने की खबर नहीं है, या उस पूरे आर्थिक ढांचे की कहानी है जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, कमजोर मांग, बढ़ता आयात, घटती खरीद क्षमता और सरकारी नीतियों की सीमाएं सब एक साथ दिखाई देने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चीजें अलग अलग घटनाएं लग रही हैं, शायद वो असल में एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा सिर्फ बाजार तय नहीं करता। यह राजनीति, चुनाव, टैक्स, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और डॉलर आयात और सरकारी रणनीति सबका मिश्रण होता है। दोस्तों, यही कारण है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है लेकिन भारत में दाम स्थिर रहते हैं, और कई बार तेल सस्ता होने के बावजूद जनता को राहत नहीं मिलती। 2022 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, दुनिया भर में तेल महंगा होने लगा, लेकिन भारत में चुनाव चल रहे थे। करीब 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। फिर चुनाव खत्म हुए, उसके बाद कुछ दिनों में लगातार बार दोस्तों दाम बढ़े धीरे धीरे, लेकिन लगातार। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या भारत में ईंधन की कीमतें आर्थिक गणित से ज्यादा राजनीतिक टाइमिंग से तय होती हैं? अब 2026 में फिर से वही बहस लौट आई। इस बार शुरुआत में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से हुई। सीएनजी भी महंगी हुई, लेकिन असली चिंता 3 रुपए नहीं है। असल चिंता यह है कि यह सिर्फ शुरुआत है। सरकारी दावे कहते हैं कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। तेल कंपनियां कह रही हैं कि सप्लाई सामान्य है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता काम पर लगा रही हैं दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ कई शहरों से लंबी लाइनें की खबर आने लगी है। कुछ लोगों ने शिकायत की कि सामान्य पेट्रोल नहीं मिल रहा, कहीं प्रीमियम पेट्रोल खरीदने का दबाव बताया गया, कहीं थोक खरीद सीमित करने की बातें आई। यानी ऑफिशियल नैरेटिव कुछ और कह रहा है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और संकेत दे रही हैं। और यही वो बिंदु है जहां से असली चिंता शुरू होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कई बार पैनिक खुद एक संकट बन जाता है। अगर लोगों को लगने लगे कि आगे दाम और बढ़ेंगे या सप्लाई प्रभावित हो सकती है, तो लोग जरूरत से ज्यादा खरीदने लगते हैं और फिर कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था कई हिस्सों में दबाव का दिखाई देता है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ने की खबर, दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां हायरिंग कम कर रही हैं, कहीं जॉब ऑफर्स वापस लिए जा रहे हैं, कहीं सैलरी ग्रोथ धीमी हो रही है। अब सवाल उठता है, अगर युवाओं को नौकरी अस्थिर हो रही है तो कंपनसेशन कैसे बढ़ेगा, और अगर कंपनसेशन नहीं बढ़ेगा तो बाजार कैसे चलेगा। यही कारण है कि एफएमसीजी कंपनियां अब नए तरीके अपना रही हैं। साबुन छोटा, पैकेज छोटा, दाम थोड़ा ज्यादा। इसे मार्केट लैंग्वेज में श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है, यानी ग्राहक को झटका कम महसूस हो लेकिन कंपनी अपना मार्जिन बचा ले। ध्यान दीजिए, जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो कंपनियां बड़े पैक बेचती हैं, लेकिन जब लोगों की खरीद क्षमता कमजोर होने लगती है तो बाजार छोटे पैकेट की तरफ लौटता है। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। अब यहाँ एक और गहरी समस्या जरूरी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता में से एक है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यानी अगर दुनिया में युद्ध हो, समुद्री रास्ते पर संकट हो, डॉलर मजबूत हो या तेल महंगा हो जाए तो उसका धीमा असर भारत पर पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की है? यही बहस शुरू होती है। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत ने तेल भंडार क्षमता पर्याप्त नहीं बढ़ाई, घरेलू उत्पादन भी अपेक्षा के मुताबिक नहीं बढ़ा, जबकि चीन जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व तैयार किए, यानी संकट आने से पहले तैयारी। भारत में भी योजनाएं बनी, मिशन बने, घोषणाएं हुई, लेकिन सवाल यह है क्या इम्प्लीमेंटेशन उतनी तेजी से हुआ था? और सिर्फ तेल ही नहीं दोस्तों,
खाद्य तेल का मामला भी वैसा है। भारत आज की अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाता है। सरकार आत्मनिर्भरता की बात करती है, राष्ट्रीय मिशन बने, लक्ष्य तय हुए, लेकिन आयात अभी भी बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैश्विक संकट का असर धीरे धीरे भारतीय रसोई तक पहुंचता है दोस्तों। यानी महंगाई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहती, वह रोजमर्रा की जिंदगी बन जाती है। और यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू सामने आता है। भारत में हर वर्ग पर महंगाई का असर एक जैसा पड़ता है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वह महंगे पेट्रोल के बावजूद जीवन शैली बदलता है, लेकिन ऑटो चालक, किसान, ड्राइवर, डिलीवरी वर्कर, छोटे दुकानदार, लोअर मिडिल क्लास, इनके लिए 2 से 5 रुपए की बढ़ोतरी भी बजट बिगाड़ देती है। और यही वजह है कि फ्यूल महंगा होता है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, पूरी इकोनॉमी प्रभावित होती है। सब्जी महंगी होती है, दूध महंगा होता है, किराया महंगा होता है, सामान महंगा होता है, और फिर धीरे धीरे सारी चीजें लोग डिस्क्रिमिनी स्पीडिंग रोकने लगते हैं, यानी जो जरूरी नहीं है उसे खरीदना बंद। यहीं से बाजार धीमा पड़ता है। अब पूरी तस्वीर का राजनीतिक पहलू समझना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ऑप्टिमम दिखाना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा होता है। अगर जनता डर जाए तो निवेश घटता है, खपत घटती है, बाजार कमजोर होता है। इसलिए अक्सर सरकारें यह संदेश देती हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ग्राउंड प्रॉब्लम को पर्याप्त गंभीरता से नहीं दिखाया जाता। यही कारण है कि मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। क्या जनता को पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है, या सिर्फ वही हिस्सा जो पॉलिटिकली कन्वीनियंट है? या बहस नहीं है, लेकिन आर्थिक संकट के समय यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आगे क्या सिर्फ अस्थायी दबाव है या लंबी आर्थिक चुनौती की शुरुआत है? देखिए, वैश्विक तनाव बढ़ता है, तेल महंगा होता है, डोमेस्टिक डिमांड कमजोर रहती है, तो भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। पहली महंगाई, दूसरी रोजगार, तीसरी मिडिल क्लास पर बढ़ता आर्थिक दबाव। क्योंकि मिडिल क्लास वही वर्ग है जो टैक्स देता है, खर्च करता है और बाजार को चलाता है। अगर वही दबाव में आ जाए तो इकोनॉमी की गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है, भारत अभी भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में गिना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी है, मैन्युफैक्चरर पुश किए कोशिकाएं हुई हैं। यानी तस्वीर पूरी तरह अंधेरी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ नंबर काफी नहीं है। सवाल यह भी होता है कि उस ग्रोथ का असर आम आदमी तक कितना पहुंचता है? क्या नौकरियां बनी, क्या आय बढ़ी, क्या जीवन आसान हुआ? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में भारत की दिशा तय करेगा। क्योंकि अंत में अर्थव्यवस्था की जीडीपी का ग्राहक नहीं होता, उस युवक की नौकरी होती है जो ऑफर लेटर मिलने के बाद भी बेरोजगार रह जाता है। वह उस परिवार की रसोई होती है जो तेल बचाकर खाना बनाता है। वह उस ऑटो चालक की महंगाई होती है जिसका खर्च उसकी आमदनी से तेज लगता है। और हाँ, उस मिडिल क्लास की चिंता होती है जो धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि उसकी मेहनत, उसकी कमाई, उसका भविष्य पहले जितना सुरक्षित रहा। अब सवाल यही है कि पेट्रोल 3 रुपए क्यों महंगा हुआ? सवाल यह है कि क्या भारत उस आर्थिक मॉडल की तरफ बढ़ रहा है जहां ग्रोथ ऊपर दिखाई देती है लेकिन नीचे दबाव लगातार बढ़ता है? और अगर ऐसा है तो सिस्टम समय रहते इसे कुछ सीखेगा, या फिर संकट के बाद सिर्फ नई अपील जारी रहेगी? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी खबर वही नहीं होती जो स्क्रीन पर सबसे ज्यादा दिखाई जाए। सबसे बड़ी खबर वह होती है जो धीरे धीरे लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।